जय हिंद बच्चों। कक्षा 9 क्या जो है अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2, ठीक है ना। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 देख रहे हैं। ठीक, पहली सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, आप जरा सा याद करिए, मैंने बताया था जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्या होती है बच्चों, या तो परिमेय होती है, या तो क्या होती है, परिमेय होती है, या फिर क्या होती है, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय। यानी जो वास्तविक संख्या होती है तो परिमेय होती है या अपरिमेय। तो ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हल में लिखेंगे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य। क्या सत्य, क्या लिखेंगे बच्चों, सत्य। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है, अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। बच्चों आपको पता है ना, जब संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा ऐसे एक रेखा है, रेखा पे हम संख्या लिख दें 0। अगर राइट साइड यानी दाएं तरफ हम लिखें +1 धन 1 धन 2 धन 3, ऐसे बाईं तरफ लिखते हैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। तो संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी जाती है वो सिर्फ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक में होती हैं। जैसे ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो बताइए, क्या संख्या रेखा का सिर्फ जो है यम एक प्राकृत संख्या, क्या सिर्फ प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी तो लिखी जाती है ना बच्चों। हाँ, तो और वैसे भी अगर आप देखिए, अगर आप 1 2 3 -1 -2 -3, तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होगा। नहीं, प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का नहीं होगा, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। नहीं भैया, धनात्मक नहीं हो सकता है हर, ठीक है, क्योंकि जो संख्या रेखा है उस पर ऋणात्मक संख्याएं भी तो हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। असत्य क्या लिखेंगे, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल होना संभव नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, फिर से वही बात आप देखिए जरा सा, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, या तो परिमेय होगी, या फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी बच्चों, अपरिमेय होगी, ठीक है ना। और हम देख रहा था, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। लेकिन अगर हम यही बात उल्टा कहें कि जितनी वास्तविक संख्याएं होती है क्या वो परिमेय संख्या होती है, नहीं। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है क्या वो अपरिमेय संख्या होती है, नहीं। यहाँ दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल असत्य है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, क्यों? सभी जो है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ठीक है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बच्चों कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होते हैं? मतलब हम जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक, वैसे मैंने बताया है कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो प्रायः किसके अंदर होती है? करड़ी के अंदर होती है और उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे आप कोई जितने भी पूर्णांक हैं धनात्मक लिखिए थोड़े बहुत, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? 8 9, ये सब धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताइए अगर हम इन सब के ऊपर क्या लगा दें? करड़ी लगा दें, जिसे रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब धनात्मक पूर्णांक है, इनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। अब इनका वर्गमूल निकालो। 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का, और 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो यहाँ तो कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? नहीं, सभी धनात्मक के जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते। कुछ के तो परिमेय है ना बच्चों, जैसे √1, √4, √9। तो लिखा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे दिए जो परिमेय संख्या नहीं है। हम उदाहरण दे देंगे 1, 4 और 9 का। तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है ना, नहीं सभी प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है कि दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, अर्थात निरूपित किया जा सकता है। तो हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शाने के लिए ये जो डी शेप है, अर्थात इसे कहते हैं चांदा कहते हैं, इसको ठीक है हम लोग यूज करेंगे। और एक प्रकार चाहिए, ठीक ना, और एक स्केल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना, स्केल से एक रेखा खींचेंगे और उस पर संख्याओं को लिखेंगे, जिसे हम नाम क्या देते हैं? संख्या रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? संख्या रेखा। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप पहले क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। ठीक है, कितनी सी बड़ी, इसमें कोई वो नहीं है, कितना बड़ा आप खींच लीजिएगा। ठीक, फिर आप यहाँ एक बिंदु 0 दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कहीं से भी आप ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर पे आप एक बिंदु को दर्शाएंगे। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर का आप जो है बिंदुओं को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। ठीक है, अब जो हमारी संख्या रेखा है, इस पर दाहिनी तरफ जो आप लिखेंगे वो प्लस में संख्याओं को लिखेंगे, धनात्मक संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा +1 2 3 4 5। ठीक है ना, और बाई तरफ लेफ्ट हैंड जो है तरफ -1 -2 -3 -4, हिंदी में ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। ठीक है, हाँ सबसे ऐसे कर लेंगे। फिर आप जो है इस जो पट्टी से, या फिर वैसे ही आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर को 1 एकड़ कहेंगे, 2 सेंटीमीटर कितना आएगा? 2 एकड़ तक की लंबाई तक। कितना तक? 2 एकड़ तक। हम जो हमारा चांदा है उसके, ठीक है, जो हमारा चांदा है इससे 90 डिग्री यहाँ आएगा, 90। ठीक है बच्चों, सॉरी थोड़ा सा वहाँ हो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ से। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री चांदा लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ 2 पे रखेंगे और एकदम सीधे में स्केल को रखेंगे, एकदम सीधे में 90 डिग्री के एकदम सीधे में हम स्केल को रखेंगे और 1 सेंटीमीटर इतना ही होगा बच्चों जी, 1 सेंटीमीटर तक लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, और ये लाइन कितना खींचा हमने? 1 सेंटीमीटर, अर्थात 1 एकक ना, 1 एकक खींच लिया। अब देखिए, अब हम नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका जो ये बिंदु है इसका नाम रख देते हैं A, इस बिंदु का नाम रख देते हैं B, ठीक है, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं C। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
ये दूरी कितना है 2 इकाई 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है ना। हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, हम पटरी से ये जो बिंदु सी है और बिंदु ए है इसको सावधानी से मिला देंगे, बिंदु सी और ए को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब जो हमें ये रेखा प्राप्त हुई है यही हमारी होगा, यही क्या होगा √5। कितना होगा, इसकी लंबाई होगी √5। लेकिन आप देख पा रहे होंगे √5 संख्या रेखा पर तो नहीं है, हमें तो संख्या रेखा पर बनाना है। √5 किस पर निरूपित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अगर संख्या रेखा पर नहीं है तो आप लीजिए क्या, अपना प्रकार, ठीक है, ये प्रकार का टिप है ना, ये प्रकार का टिप है, इसको यहाँ रखिए, ठीक है, इसको ए पे रखिए, ए पे और सी तक, सी जहाँ तक आ रहा है सी पे रखिए और यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे आप मिला दीजिए, ठीक। अगर हम ऐसे खींचते चले जाएं, अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, अगर हम ऐसे खींचे तो एक वृत्त बन जाएगा ना, मतलब ये वृत्त की क्या होगी, एक त्रिज्या होगी, यानी जो लंबाई ए से लेकर के सी तक होगी, जो लंबाई ए से सी तक होगी वही यहाँ से ए से, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, इसका नाम रख देते हैं डी। क्या नाम रख दिए, डी नाम रख देते हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि जो लंबाई ए से सी तक होगी वही लंबाई ए से डी तक होगी, होगी कि नहीं होगी, बताइए, ए से डी तक होगी ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो √5 है हमने इसको कहाँ दर्शा दिया, ये डी पर दर्शा दिया, कहाँ दर्शा दिया, डी पर दर्शा दिया। अर्थात जो दूरी ए से सी तक, यानी ए से सी तक जितनी दूरी है वही दूरी ए से डी तक है। कितना है, ए से डी तक, यानी ए सी बराबर ए डी बराबर कितना आया √5, कितना आया √5, अर्थात ए डी बराबर कितना हो गया √, तो आ गया ए डी बराबर 5। बताइए ए डी बराबर 5, ये √5 ये कैसे हुआ सिस्टम, मतलब ये यहाँ मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको प्रूव करते हैं, कहाँ से प्रूव करें। आप लोग पढ़े होंगे एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, यहीं पर देख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अपधन आधार का वर्ग। किसका वर्ग बच्चों, आधार का वर्ग। तो देखिए ये जो एक त्रिभुज बना है, अगर आप अच्छे से देखिए क्या बना है, एक त्रिभुज बना है, बना नहीं बना है, ये जो सबसे बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी रेखा है, सबसे बड़ी भुजा है ना, इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और जो जमीन पर है यानी ये है, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। और इस जो सीधी रेखा है इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। तो आइए देख लेते हैं कर्ण। हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, कर्ण जो है ज्ञात करना है। लंब हमको दिया है कितना, 1। कितना दिया है, 1। यहाँ से यहाँ तक हमने 1 माना था कि नहीं, 1 हमने मापा था पटरी से। अब प्लस आधार कितना दिया है बच्चों, 2 दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 का वर्ग। तो बताइए कर्ण का वर्ग बराबर 1 कर्ण 1, 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो कर्ण बराबर 4 1 5, इधर 4 1 5, बच्चों क्या हो जाएगा 4 1 5। यहाँ पे कर्ण का वर्ग था, जब वर्ग को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। क्या आ गया, √5। तभी तो यहाँ क्या आया √5, और √5 को हमने कहाँ दर्शा दिया, बिंदु डी पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है।